हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक इंतहाई एंटरटेनिंग मूवी। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीन से, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड जियाओ को, जिसके हाथ में एक यूएसबी ड्राइव थी, जिसको हासिल करने के बाद वो काफी सेटिस्फाइड थी। लेकिन वो सेटिस्फेक्शन बस कुछ ही लम्हों की थी, क्योंकि पीछे की तरफ से आने वाली लू उसके हाथ से वो यूएसबी छीन लेती है। तभी जियाओ उससे कहने लगी कि मेरी यूएसबी मुझे आराम से वापस कर दो, लेकिन लू वो वापस बिल्कुल भी नहीं कर रही थी और उसे कहने लगी कि ये अब तुम्हारे किसी काम की नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ये यूएसबी ड्राइव मुझे दे दो। लेकिन जियाओ भी कहाँ इतनी आसानी से पीछे हटने वाली थी। लू अच्छे से जानती थी कि जियाओ इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। तभी उससे कहती है, मुझे लगता है कि हम दोनों फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उन दोनों की ही स्पिरिट ऑन हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे को अच्छा सबक सिखाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। लू अपनी फाइटिंग स्किल्स को यूज कर रही थी, तो जियाओ भी अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से यूटिलाइज करने लगी। वो दोनों ही एक दूसरे को टफ टाइम दे रही थी, लेकिन जैसे ही जियाओ लू के करीब गई, उसकी तबीयत खराब होने लगी। जियाओ को इस तरह से गिरता हुआ देखकर लू समझ चुकी थी कि अब उसको मजीद मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं और वो वहाँ से चली गई। सीन शिफ्ट होता है तो हम वैंग को देखते हैं, जिसके पीछे कुछ लोग भाग रहे थे, लेकिन बिल आखिर वो पकड़ा गया। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी गैंग लीडर उसके सामने आता है और अपने बंदों से कहता है कि इसको मार दो। मूवी आगे बढ़ने लगी तो हम फैंग और जियांग को देखते हैं, जिनका आज कॉलेज में पहला दिन था। कॉलेज में इंटर होने के बाद जियांग फैंग को एक अकाउंट उसका पासवर्ड देता है, जिसको हासिल करने के बाद फैंग काफी खुश हो चुका था। तभी उसकी नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है। लड़कियों को अपने इतने करीब देखकर फैंग की तो जैसे हार्ट बीट ही मिस हो गई, लेकिन उसकी गर्लिश पर्सनैलिटी की वजह से कोई भी लड़की उसको लिफ्ट कराने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ जियाओ अपने कमांडर के साथ मौजूद थी, जो कि उसको बता रहा था कि उनका एक अंडरकवर एजेंट गायब हो चुका है और अब उसके साथ कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं। हमारे अंडरकवर एजेंट के इस तरह से अचानक गायब होने के बाद हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन रुक चुकी है। अब उसके साथ कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं, इसलिए कुछ पता नहीं चल सका कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसको इस तरह से गायब होना पड़ा। ये टिपिकल सी स्टोरी जियाओ को काफी बोरिंग लगी। तभी वो अपने कमांडर से कहने लगी कि आप मुद्दे पर क्यों नहीं आते। इसके जवाब में कमांडर जियाओ से कहने लगा कि देखो, हमारे पास सिर्फ एक ही फुटेज मौजूद है जिसमें हम अपने एजेंट को भागते हुए देखते हैं। एक्चुअली उसके पास एक एविडेंस मौजूद था और हो सकता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी भागते हुए वो एक स्टूडेंट के बैग में अपना एविडेंस रख देता है। उस स्टूडेंट का ताल्लुक एक टेक्निकल कॉलेज से है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस कॉलेज में एडमिशन लो और उस स्टूडेंट से वो एविडेंस दोबारा हासिल करो। लेकिन जियाओ दोबारा से किसी भी इंस्टीट्यूट में इंटर नहीं होना चाहती, इसीलिए वो सीधे सीधे अपने कमांडर को इनकार कर देती है और इसके इस इनकार ने कमांडर को काफी फ्रस्ट्रेट कर दिया था। अभी वो कहने लगा कि देखो, हमारे इस एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट में कोई भी कैडेट 3 सालों में ग्रेजुएट कर जाता है, लेकिन पिछले 3 साल तुम ग्रेजुएट करने में नाकाम रही और इस साल भी तुम्हारा यही हाल है। मुझे यकीन है कि अगले 3 साल भी तुम आराम से जाया कर दोगी। 3 साल की ग्रेजुएशन में तुम्हें 10 साल लग गए। मुझे नहीं लगता कि अगले 15 सालों तक भी तुम ग्रेजुएशन को पास कर सकोगी। लेकिन चलो, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम अच्छे से इस मिशन को सक्सेसफुल बनाती हो तो तुम्हें मैं ग्रेजुएशन में हेल्प करूंगा। इनफैक्ट तुम्हें ग्रेजुएशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं बिना ग्रेजुएशन के तुम्हें पास आउट करा दूंगा। ये सब बोलकर तो जैसे कमांडर ने उसकी दुखती रग पर पाँव रख दिया था। जियाओ को कन्विंस होता देखकर कमांडर उसको एक इन्वेलप देता है, जिसमें एक फौज होती है और जियाओ अच्छे से जानती थी कि ये कोई सिंपल वॉच नहीं बल्कि एक पूरा सैटेलाइट सिस्टम है। कमांडर जियाओ को याद दिलाने लगा कि आज तुम्हारी बर्थडे है। तभी वो कहने लगी कि मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरे बारे में आपके पास हर माइन्यूटियस डिटेल मौजूद होती है। अगले सीन में जियान और फैंग टेक्निकल कॉलेज इंटर हो चुके थे। तभी उनका सामना शेन और उसके ग्रुप से हुआ, जिनकी अटेंशन लेने के लिए वो दोनों चिल्लाने लगे कि हमारे पास बहुत जबरदस्त रिसोर्सेज हैं। तभी फैंग जियांग से कहता है कि प्लीज मुझसे पैसे ले लो, लेकिन मुझे एक अकाउंट और उसका पासवर्ड दे दो। फैंग के देखा देखी शेन और उसका सारा ग्रुप भी जियान के पास चला गया और उनसे कहने लगा कि प्लीज हमें भी ये सब बेच दो। जिस पर वो कहता है कि पुराना रूल है, पैसे दो और काम लो। मुझे अगर पैसे दे दो तो मैं अभी के अभी तुम लोगों को अकाउंट और उसका पासवर्ड देने को तैयार हूँ। तभी शेन कहने लगा कि किसी और को कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी तुमसे सारे अकाउंट खरीदने वाला हूँ। और जियान अपने प्लान में कामयाब हो चुका था। तभी वो उससे पैसे लेकर उसको सारे अकाउंट्स दे देता है, लेकिन उससे कहता है कि प्लीज ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। अगले सीन में जियान और फैंग अपने क्लासरूम में बैठे हुए थे। तभी स्वीपर उसके पास आते हुए उससे कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे लव लेटर देते हुए? अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी फैंग जियान से कहता है कि देखो, एक स्वीपर तक ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। कुछ ही देर में प्रोफेसर के साथ साथ जियाओ भी क्लास में पहुंच चुकी थी। तभी प्रोफेसर क्लास से कहता है कि ये तुम लोगों की नई क्लासमेट है, इसको वेलकम करो। जियाओ अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसके बाद प्रोफेसर उससे कहने लगा कि अपने लिए कोई सीट ढूंढो और बैठ जाओ। जबकि फैंग जियाओ को देखते ही एक दफा फिर हैंग हो चुका था और जियान से कहने लगा कि देखो, ये लड़की कितनी प्यारी है, मुझे लगता है कि मुझे फर्स्ट साइट लव हो चुका है, मैं इसको बिल्कुल भी अपने हाथों से फिसलने
रहने नहीं दूंगा। जबकि जियाओ भी जियान को पहचान चुकी थी और वो मन ही मन में कहने लगी कि मेरा टारगेट यहाँ पर है, किसी भी तरह मुझे इस तक पहुँचना होगा और इसके साथ अपना इंटरेक्शन स्टार्ट करना होगा। जियान के पास पहुँचते ही जियाओ उसके बैग को देखते हुए मन ही मन में कहने लगी कि मेरा टारगेट इस बैग तक पहुँचना है, किसी भी तरह मुझे इस तक अप्रोच हासिल करना होगी। लेकिन जियान जियाओ को वेलकम करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। जियाओ बैठने लगी तभी जियान चेयर खींच लेता है और वो नीचे गिर गई, जिस पर जियाओ को बहुत गुस्सा आ गया। मन तो जियाओ का कर रहा था कि जियान को उसकी नानी याद दिला दे, लेकिन तभी उसको अपनी कमांडर की इंस्ट्रक्शंस याद आ गई, जिन्होंने उसे कहा था कि किसी भी तरह इस मिशन को सक्सेसफुल बनाना है। जियान जियाओ से कहने लगा कि अगर तुम्हें यहाँ पर बैठना है तो इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। जो सुनते ही जियाओ कहने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, ये सीट स्कूल की प्रॉपर्टी है और इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं देने वाली। जिस पर फैंग कहता है कि इसके साथ लड़ने से अच्छा है कि तुम आकर मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन उसके साथ बैठने से अच्छा था कि जियाओ उसको पैसे ही दे देती। तभी वो जियान से पूछती है कि कितने पैसे, जिस पर वो कहता है कि 500 युवान। और ये सुनते ही जियाओ की तो जैसे आंखें ही निकल आई और वो कहती है कि मेरे पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं। अपने बैग में से कुछ सेंट्स निकालकर वो जियान को देती है, जो देखते ही जियान को तो जैसे रोना ही आ गया और वो कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आ रहा तो इस सीट पर ही तरस खा लो। क्या तुम्हारी नजर में इस सीट की वैल्यू इतनी कम है? इतने पैसे में तो मैं तुम्हें यहाँ पर बैठने की परमिशन बिल्कुल नहीं देने वाला। और ये सुनते ही जैसे तो जियाओ का दिमाग ही खराब हो गया। वो दूसरी तरफ मुंह करते हुए मन ही मन में कहने लगी कि ये सारी चीजें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूं। लेकिन कमांडर की इंस्ट्रक्शंस उसको एक दफा फिर पेशेंट रहने के लिए मोटिवेट करती हैं। अभी वो ठीक से पेशेंट भी नहीं हुई थी कि जियान उसका हाथ पकड़ के एक पेपर पर उसका थंब इंप्रेशन लेता है और उसे बताता है कि ये एक एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम इस बात पर कन्विंस हो चुकी हो कि पैसे तुम्हारे पास लोन है, तुम्हारे पास जब भी पैसे आए तुम मुझे इस सीट के पैसे दोगी। इसके बाद जियान उसको सीट देते हुए कहने लगा कि ये लो सीट, अब तुम यहाँ पर आराम से बैठ सकती हो। जियान खुश था जबकि जियाओ गुस्से से पागल हो रही थी। लेकिन फैंग की हालत उन दोनों से बिल्कुल अलग थी और वो तो जैसे दीवाना ही बनता जा रहा था। अगले सीन में हम शेन को देखते हैं, जो कि पीसी पर जियान का दिया हुआ अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हो रहा था। जब काफी दफा कोशिश करने के बावजूद भी अकाउंट लॉगिन ना हो सका तो शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। अगले सीन में हम एक दफा फिर टेक्निकल कॉलेज की क्लास में मौजूद थे, जहाँ पर प्रोफेसर अटेंडेंस ले रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि जियाओ की क्लास में एक से बढ़कर एक अजूबा मौजूद है। प्रोफेसर लेक्चर स्टार्ट कर चुका था, जिसमें आज वो स्टूडेंट को न्यूक्लियर बम को पॉलिश करने के तरीके बताने वाला था, लेकिन इस लेक्चर में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था। क्लास के सभी स्टूडेंट्स किसी न किसी एक्टिविटी में इंडल्ज थे, जबकि जियान सो रहा था और उसको सोता देखकर जियाओ सोचने लगी क्यों ना मौके पर चौका मारा जाए। जियाओ जियान के बैग में अपना एविडेंस ढूंढने लगी, जो कि उसके हाथ नहीं लग रहा था। तभी वो सोचने लगी कि पता नहीं ये लड़का बैग में क्या क्या लेकर फिर रहा है। जियान की आंख खुली तो जियाओ उसका लंच निकालकर डेस्क पर रख चुकी थी। तभी वो पूछने लगा कि क्या तुम मेरे बैग की तलाशी ले रही हो, और देखो तुमने मेरा लंच भी निकाला हुआ है। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मेरा लंच कितना एक्सपेंसिव है, तुम अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। और वो एक दफा फिर उसका थंब इंप्रेशन लेता है। जियाओ के पूछने पर जियान उसको बताता है कि ये एक लंच रिसीट है और इसके मुताबिक तुम मुझे एक लंच ऑफर करती हो, लेकिन नहीं जानता था कि प्रोफेसर उसको काफी टाइम से नोटिस कर रहा है। तभी प्रोफेसर जियान को क्लास से निकलने के लिए कहता है, जिसके साथ साथ फैंग भी क्लास से बाहर निकल गया। क्लास से निकलते ही जियान और फैंग का सामना शेन और उसके ग्रुप से होता है, जिसको देखकर शेन को काफी गुस्सा आया और वो जियान से कहने लगा कि देखो मैंने तुम पर कितना ट्रस्ट किया था, लेकिन तुम तो जैसे मुझे कोई उल्लू का पट्टा ही समझते हो, जो मुझे अकाउंट के साथ गलत पासवर्ड दे दिया। मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए और तुम मुझे धोखा देने में लगे रहे, बल्कि मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हें अपना भाई समझता रहा और तुम पर आंखें बंद करके ट्रस्ट किया। इसके साथ ही वो अपने ग्रुप को जियान और फैंग पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन एक जियान ही उन सबको टैकल करने के लिए काफी था। जियाओ क्लास से बाहर आती है तो जियान उस पूरे ग्रुप की अच्छी खासी पैंटी लगा चुका था। तभी जियाओ उससे कहने लगी कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी क्लास फेलोज के साथ ऐसा करते हुए। जियाओ की बातों से जियान को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फैंग उसको नाराज नहीं करना चाहता था। तभी उसे समझाने लगा कि तुम गलत समझ रही हो, जैसे नजर आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं। इसके साथ ही फैंग उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आज डिनर पर चलो तो मैं तुम्हें ये सारी सिचुएशन समझा सकता हूँ। जियाओ तो उसको झट से इनकार करने वाली थी, लेकिन तभी मन ही मन में सोचने लगी कि अगर वो एविडेंस बैग में नहीं तो यकीनन जियान के पॉकेट में होगा। मैं सिर्फ फैंग के थ्रू ही जियान के करीब जा सकती हूँ, इसलिए मुझे इसे एक्सेप्ट करना होगा। और वो राजी हो गई। जियान उसे मना करने वाला था, लेकिन फैंग उसे कन्विंस करता है कि ये लड़की मेरे होने वाले बच्चों की माँ बनने वाली है और इस सब में तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है। प्लीज अगर तुम कुछ और नहीं कर सकते तो इस लड़की को पटाने में मेरी हेल्प ही कर दो। तभी जियान राजी हो जाता है और वो दोनों जियाओ से कहने लगे कि तुम जो चाहो डिनर में हम तुम्हें सर्व करने के लिए रेडी हैं। एक कैजुअल से डिनर के बाद जियान उनसे कहता है कि मैं चलता हूँ, तुम दोनों आराम से आ जाना। तभी फैंग जियाओ से कहने लगा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं तुम्हें ड्रॉप करना चाहता हूँ। वो तीनों अभी रेस्टोरेंट से बाहर निकले ही थे कि शेन एक दफा फिर अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ उनके सामने था। तभी जियान उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसके जवाब में शेन उससे कहने लगा कि जो सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है तुम्हें उसका जवाब देना
देना होगा। तभी उसका एक फ्रेंड कहता है कि तुमने इसको छेड़कर अच्छा नहीं किया, शेन से पंगा लेकर तुमने हम सबको प्रोवोक किया है, जो कि तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। जियान उसे कहने लगा कि क्या तुम सब मुझसे लड़ने के लिए आए हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे अपने कैंपस का ब्रूस ली माना जाता है। जियान की इस बात ने जियाओ को काफी अटेंटिव कर दिया था, क्योंकि वो ब्रूस ली को आइडियलाइज करती थी। इसी दौरान वो शीमेल कहने लगा कि तुम नॉर्मल लोगों की दुनिया में कितनी हिपोक्रेसी है। मुझे देखो जरा, मैंने अपना सर 45 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरी आंखों में मौजूद आंसू झलक न जाए। लेकिन चलो, अगर तुम्हें अपनी स्किल्स पर इतना ही यकीन है तो फिर स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही वो लोग एक अजीब सा तमाशा करने लगे, जिसमें वो पहले तो जियान के गिर्द घूमते हुए डांस करने लगे, लेकिन फिर जियाओ को बीच में ले आए और उसके गिर्द घूमते हुए डांस करने लगे। जियान के साथ साथ फैंग भी उनकी धुन में मस्त हो चुका था, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त करना अब जियाओ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी वो उन सबको बारी बारी अपना छुपा हुआ टैलेंट दिखाने लगी और उन सबको अच्छा सबक सिखाती है। फैन का सारा ग्रुप अब जमीन पर बेहोश पड़ा था। तभी जियाओ कहने लगी कि ये सब कितना बोरिंग है, और वहाँ से चली गई। जिसके जाते ही वो पूरा ग्रुप कहने लगा कि देखो हम नॉर्मल लड़कियों को कितना कमजोर समझते थे, और उसने अकेले ही हम चारों को निमट लिया। और वो सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगे कि हमने सोचा था कि हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन हम सब खामोशी से पिटते रहे। उनमें से एक, जो कि बार्ड था, वहाँ से उठकर जाने लगा और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम सबके ग्रुप का हिस्सा बन सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे सर पर बाल नहीं। एक एक करके वो सभी लोग वहाँ से भाग गए। तभी शेन जियान और फैंग के हाथे चढ़ चुका था। शेन उन दोनों से माफी मांगने लगा और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता, और ना ही मुझे तुम दोनों से बदला लेने के बारे में सोचना चाहिए था। जिस पर जियान कहता है कि ऑफ कोर्स गलती तो तुमसे हुई ही है, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं, मैं तो शायद तुम्हें माफ कर ही देता, क्योंकि तुम जानते हो हम पुराने क्लास फेलोज हैं। लेकिन अब इस मामले में जियाओ इन्वॉल्व हो चुकी है, तुम जानते तो हो वो कितनी बुरी तरह से उन लोगों को मार कर गई है। वो नाराज थी और गुस्से में थी, और जब वो गुस्से में आती है तो मार धाड़ करती है। जब मार धाड़ होती है तुम तो जानते हो कि जख्म आते हैं और उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए तुम्हें पैसे देने होंगे। शैन से पैसे लेने के बाद फैंग और जियान अपने हॉस्टल जा रहे थे। तभी फैंग कहने लगा कि देखा आपने, वो लड़की कितनी टैलेंटेड है। उन लोगों को अपने सामने देखकर मेरा तो खून ही उबलने लगा, लेकिन जिस तरह से जियाओ ने उन सबको टैकल किया है, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, बल्कि गुस्से में तो वो मुझे और भी ज्यादा प्यारी लगने लगी। जबकि दूसरी तरफ जियाओ, जो अपने हॉस्टल जा रही थी, उसको भी बार बार जियान की थॉट्स आने लगी। तभी वो अपने आप को झंझोड़ते हुए कहती है कि मुझे इस सब के बारे में नहीं सोचना, लेकिन नहीं जानती थी कि फैंग पहले ही उसको दिल दे चुका है। तभी फैंग जियान से कहता है कि प्लीज इस लड़की को सेट करने में मेरी हेल्प कर दो, जियाओ को खोना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मूवी आगे बढ़ती है तो फैंग और जियान एक दफा फिर कॉलेज में मौजूद थे। तभी शैन अपने दोस्तों के साथ उनके पास आया। शैन के कहने पर सभी लड़के बारी बारी जियान को पैसे देते हैं। इसके साथ ही जियान शैन को पनिशमेंट देता है, जो कि वो पूरी कर रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि कोई लड़का उनका पीछा कर रहा है। इसके साथ ही वो लड़का अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि मैंने उस बंदे को ढूंढ लिया है, अब आप बताएं कि मुझे उसको जान से मारना है या नहीं। उसका बॉस पूछता है कि क्या उसका साथी उसके साथ है, जिस पर वो कहता है कि हाँ। शिफ्ट होता है तो हम कॉलेज की डॉक्टर को देखते हैं, जिसके आगे पीछे काफी सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे और बेताबी से उसका वेट कर रहे थे। अपने ऑफिस के बाहर इतने सारे स्टूडेंट्स को देखकर डॉक्टर कहने लगी, मुझे लगता है कि आज बहुत सारे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं, एक एक कर अंदर आते जाओ। और उनकी जरा सी बात पर सभी स्टूडेंट्स में खुशी की लहर दौड़ गई। वापिस आते हैं फैंग और जियान की तरफ, जो कि अपना प्रॉफिट स्प्लिट कर रहे थे। तभी वहाँ पर जियाओ आ जाती है, जिसको देखते ही जियान वहाँ से भाग गया। जियाओ काफी गुस्से में थी। फैंग उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है। तभी वो कहने लगी कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम दोनों मेरे नाम पर पैसे बटोर रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोगों को धोखा देकर तुम लोगों को मिलता क्या है, आखिर कोई पैसों के लिए इतना कैसे गिर सकता है। एक्चुअली जियाओ की नजर उस एविडेंस पर थी जो अभी अभी फैंग ने जियान को दी थी और उसके पॉकेट में मौजूद थी। जियान फुटबॉल के लिए ग्राउंड में पहुंच चुका था, जहां पर उसके बाकी टीम मेंबर्स के पास कुछ खतरनाक चीजें थी, जो देखते ही उसको काफी शक हुआ। वो लड़के जियान से कहने लगे कि एक्चुअली हमारा ताल्लुक रिपेयर डिपार्टमेंट से है, हमारे पास इस तरह की चीजें होना बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही जियान, जो पहले ही थोड़ा बहुत घबरा रहा था, अपना वेपन दिखाते हुए कहता है कि तुम लोगों को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, एक्चुअली मेरा ताल्लुक भी लंबरिंग डिपार्टमेंट से है। ये सुनते ही वो दोनों लड़के अपने पाँव सर पर रखते हुए वहाँ से भागने लगे, लेकिन जियान भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। जबकि फैंग अभी तक जिया को एक्सप्लेनेशन देने में लगा हुआ था, तभी उसको जियान की आवाज आती है, जो उसे कह रहा था कि वहाँ से हट जाओ। इससे पहले कि फैंग जियान की बात को समझ पाता, फुटबॉल उसके सर पर लग चुकी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे का पूरा रिपेयर डिपार्टमेंट भी उसके सर पर खड़ा था। फैंग को लेकर जियान डॉक्टर के पास पहुंचा, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा थे। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी जियान फैंग को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाने में कामयाब हो गया था, लेकिन
डॉक्टर को देखते ही उन दोनों के तो छक्के ही छूट गए, क्योंकि इतनी खूबसूरत और डैशिंग डॉक्टर तो उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। जबकि डॉक्टर भी अपनी अदाओं से उनका दिल लुभाने में पूरी तरह से मगन थी। डॉक्टर के होशरुबा नाज अंदाज देखकर जियान और फैंग दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके करीब आते ही डॉक्टर फैंग से कहने लगी कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरा भी जरूरत है, लेकिन मुझे जियान की तबीयत काफी सीरियस लग रही है। ऐसा करो, तुम यहाँ से जाने की करो। जबकि जियान से कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें अच्छे से देखना होगा। फैंग ना तो डॉक्टर लू के नाज अंदाज सह पा रहा था और ना ही उसको अदाओं को हजम कर पा रहा था। तभी अभी तक उसका मुंह खुला हुआ था, जबकि डॉक्टर लू को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो एक किक मार के फैंग को रूम से बाहर निकाल देती है। एक तो इतनी खूबसूरत डॉक्टर लू और ऊपर से उसका बेरहमाना कातिलाना अंदाज। डॉक्टर लू जियान को सीड्यूस करने में पूरी तरह से मगन थी, जबकि ये सारा सिनेरियो जियान के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए उसके लिए तो थूक निकलना भी मुश्किल हो गया। डॉक्टर लू उसको वहाँ पर लेटने के लिए कहती है, जबकि जियान काफी हेजिटेट कर रहा था और इसी दौरान जियाओ भी उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गई। इतना एविडेंस हासिल करने के लिए लू जियान की जान लेने के लिए भी बिल्कुल रेडी थी। अभी वो उस पर वार करने ही लगी कि बाहर से एक लड़का आते हुए जियान से कहने लगा कि कोई तुम्हें बुला रहा है। डॉक्टर लू के बहुत रोकने के बावजूद भी जियान वहाँ पर ना रुका और वहाँ से जाने लगा। इसी दौरान उसके जेब से एविडेंस गिर चुका था। एविडेंस को देखते ही लू काफी खुश हो चुकी थी कि अब उसको मजीद मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जल्द ही जियान वापस मुड़ते हुए कहता है कि इसके बगैर मैं कैसे जा सकता हूँ, और लड़कों की भीड़ में से होता हुआ वो वहाँ से चला गया। अब तो जियाओ को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि वो एविडेंस जियान की पॉकेट में मौजूद है और वो उसको हासिल करने के लिए जियान का पूरी तरह से पीछा कर रही थी। तभी वो जियान को देखती है जो कि एक लड़की से लंच ले रहा था। लड़की के जाने के बाद जियाओ जियान से पूछने लगी कि वो लड़की कौन थी, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या, जबकि वही लड़की फैंग का भी दिल पिघलाने में लगी हुई थी और फैंग आराम से अपना दिल उठाकर उसके पाँव में रख देता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आया, उसके सामने वो लड़की नहीं बल्कि स्कूल की स्वीपर खड़ी थी, जो कि उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहती है कि कुछ शर्म कर लो, क्या मेरी एज तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? तुम्हें शर्म नाम का कोई भी मादा बाकी नहीं है। लेकिन भला एक थप्पड़ से फैंग का क्या बिगड़ने वाला था। तभी वो आंखें बंद किए हुए उस लड़की का पीछा करने लगा। यान के पीछे तो जैसे फैंग ने अपनी पूरी दुनिया ही बुला दी थी और उसका पीछा करते करते बिलाखिर वो उसके घर तक पहुंच गया। यान की अदाएं फैंग के दिल पर तीर की तरह लग रही थी। तभी वो नॉक करता है तो यान दरवाजा खोलती है, लेकिन अब वो अपना ड्रेस चेंज कर चुकी थी। यान को देखकर फैंग काफी कंफ्यूज हो चुका था, लेकिन यान जबरदस्ती उसको अपने घर के अंदर लेकर जाती है और उसको बहुत अच्छे से वेलकम करने लगी। तभी वो फैंग को कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए वेट करो, मैं अभी आती हूँ, और वो एक दफा फिर अपना ड्रेस चेंज करती है। अब जिस ड्रेस में यॉन फैंग के सामने आई थी, उसका ये रूप हासिल करना तो फैंग के लिए बिल्कुल भी आसान ना था। फैंग पूरी तरह से यॉन के हिसार में गिर चुका था। तभी उसको बाहर से जियान की आवाज आती है, जो कि कह रहा था कि सिस्टर दरवाजा खोलो, मैं पहुंच चुका हूँ। जियान की आवाज पर वो दोनों ही चौंक उठे थे। तभी वो साइड टेबल पर पड़ी हुई जियान और उसकी सिस्टर की पिक्चर देखता है और वो देखकर ही फैंग काफी हैरान हो गया। वो दोनों जियान की नजरों से बचने के लिए ऊपर चले जाते हैं। तभी जियान इंटर होता है और अपनी सिस्टर को बुलाता है। यॉन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर जियान उसका पीछा करते हुए ऊपर चला जाता है, लेकिन यॉन और फैंग दोनों ही क्लोजेट में छुप चुके थे। कुछ देर तो जियान उसके रिस्पॉन्स का वेट करता रहा। तभी डोरबेल बजती है तो वो दरवाजा खोलने के लिए दोबारा नीचे आ गया। डोर खोलने के बाद कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर लू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच चुकी थी, जिसको देखकर जियान को काफी हैरानी हुई। लू अभी तक अपने सीडियसिव कैरेक्टर में थी। तभी जियान उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आई है, जिसके जवाब में लू कहने लगी कि एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट काफी जरूरी है और तुम्हें चेक करने के लिए ही मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ। क्या तुम्हारे साथ घर में कोई और मौजूद है? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं घर पर बिल्कुल अकेला हूँ। इसके जवाब में लू से कहने लगी कि ये बहुत जबरदस्त हो गया, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक एक सेकंड को एंजॉय करना चाहिए। अपना कोट उतारते हुए लू उससे करीब तर होती गई और उसको सरगोशी करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि किसी दो लोगों के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए और उन्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। जियान उसके वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था, जबकि खुद लू उसको अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तभी उन दोनों को जियाओ की आवाज आने लगी। जियाओ की आवाज सुनते ही जियान लू को ऊपर चलने के लिए कहता है ताकि वो दोनों जियाओ की नजरों से बच सके। दरअसल जियाओ खुद भी उस एविडेंस के लिए जियान का पीछा कर रही थी, क्योंकि किसी भी तरह उसको वो एविडेंस हासिल करना ही था। जियान और लू को जब छुपने के लिए कोई और जगह ना मिली तो वो दोनों भी उसी क्लोजेट में घुस गए जहाँ पर ऑलरेडी फैंग और यॉन मौजूद थे। उन दोनों को वहाँ पर देखकर यॉन उन दोनों को छुप रहने का इशारा करती है, लेकिन जैसे ही जियान की नजर फैंग पर पड़ी, उसका तो जैसे मीटर ही आउट हो गया। जबकि बाहर खड़ी जियाओ अच्छे से जान चुकी थी कि इस क्लोजेट
क्लोजेट के अंदर कोई ना कोई जरूर मौजूद है। आगे बढ़कर जियाओ क्लोजेट खोलती है तो वो चारों सामने आ चुके थे। तभी लू कहने लगी कि अब तुम लोगों को समझ आ चुकी है, हमेशा अपने बेड के नीचे की सफाई और अपने क्लोजेट की सफाई जरूर करना। इस तरह की जगहों को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारी हाइजीन के लिए काफी खतरनाक है। सबको क्लोजेट में एक साथ खड़ा देखकर जियाओ पूछने लगी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताते हैं कि एक्चुअली हम फिजिकल हाइजीन के बारे में क्लासेस ले रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सुनते ही जियाओ सोचने लगी कि उसको क्या बहाना बनाना चाहिए। तभी यान कहने लगी कि ये सब पागलों का एक ग्रुप है, मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तभी फैंग भी वहाँ से पाँव निकालने की कोशिश करने लगा और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी तुम सबके लिए नूडल्स बनाने चाहिए, लेकिन जियान उसको जाने दे तब ना। फैंग वहाँ से भाग जाता है और यान की हेल्प करने के लिए किचन पहुंच चुका था। यान कुकिंग कर रही थी, तभी फैंग कभी तो उसको वॉशिंग पाउडर दे रहा था और कभी उसको शावर जेल, जबकि बाकी तीनों लाउंज में मौजूद थे, जहाँ पर काफी ऑकवर्ड सिचुएशन चल रही थी। जियान अपने पॉकेट में से एविडेंस निकालकर लू को देने लगा, लेकिन फिर वो खुद को रोकता है और वो एविडेंस जियाओ को दे देता है। इससे ज्यादा जियाओ को क्या चाहिए था। तभी वो खड़े होकर कहने लगी कि एक्चुअली मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, इसलिए मुझे चलना होगा, और ये सब कुछ लू के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं था। तभी जियान कहने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो, खाना तो खा लो, लेकिन उसको जाने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी थी। जियान की इस हरकत पर लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो भी उठकर जाने लगी। तभी जियान कहता है कि ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो। लू जो पहले ही तपी हुई थी उसे कहने लगी मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं, और वहाँ से गुस्से में चली गई। जबकि जियान को समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है। जियान के घर के बाहर जियाओ अभी एविडेंस को एग्जामिन कर ही रही थी कि लू उसके हाथ से वो एविडेंस छीन लेती है। तभी जियाओ कहने लगी कि ये आराम से मुझे वापस कर दो, लेकिन लू ऐसा करने से इनकार कर देती है और उन दोनों के फाइट के दौरान जियाओ की तबीयत खराब हो गई। नेक्स्ट सीन में हम जियाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसकी तबीयत काफी खराब थी। तभी उससे मिलने के लिए कमांडर उसके पास आए। कमांडर को रिपोर्ट देते हुए जियाओ कहने लगी कि जो कुछ भी हुआ इसके पीछे लू का हाथ है, जिस पर कमांडर उसे कहता है कि मैं इस बारे में पहले से ही जानता हूँ। वो एक बहुत ही खतरनाक लड़की है, पता नहीं उसको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिल रही हैं। अब हमें यही देखना होगा कि इसके ऊपर किसका हाथ है। सिर्फ ड्राइव ही नहीं बल्कि लू और भी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है। वो एक खतरनाक लड़की है और उस पर हमें नजर रखनी होगी। इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम्हें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम अपना टाइम लो, अपनी हेल्थ को रिकवर करो और उसके बाद तुम्हें दोबारा से मिशन में एक्टिवेट होना होगा। एक बात मैं और तुम अच्छे से जान गए हैं कि इस सब में जियान का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें उसके करीब रहना होगा और उस पर नजर रखनी होगी। इस वक्त तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से रिकवर करो और दोबारा से अपने मिशन में ऑन हो जाओ। जियाओ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी और ना ही उसको इस मिशन में कोई इंटरेस्ट था, लेकिन कमांडर उसकी एक भी नहीं सुनने वाला था। कमांडर वहाँ से जा चुका था और उसके जाने के बाद जियान जो कि वहाँ से गुजर रहा था उसकी नजर जियाओ पर पड़ती है। तभी वो अंदर आकर जियाओ से पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन जियाओ बात घुमाते हुए जियान से पूछने लगी कि पहले मुझे तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में वो कहता है कि यान ने फैंग को कुछ ज्यादा ही खाना खिला दिया था। एक्चुअली अब फैंग को फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से मुझे उसको लेकर हॉस्पिटल आना पड़ा, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जिसके जवाब में जियाओ से कहती है कि एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक तो हो सकता है कि मैं आसानी से ठीक हो जाऊं, लेकिन फिर भी इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा टच किया है जब मैं फील करती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया। हो सकता है कि सुनने में तुम्हें ये मामूली सी बात लगे, लेकिन मैं वाकई कह रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो जो काम लोग 3 साल में कर लेते हैं वो मुझे 9 साल में करना पड़ा, बल्कि अगर सच कहूँ तो वो काम मैं 9 साल में भी नहीं कर सकी। पता नहीं हमेशा सारी चीजें मेरे साथ ही इतनी अनफेयर क्यों होती हैं। और ये सुनते ही जियान को तो जैसे करंट ही लग गया और वो कहने लगा कि ये सब तुम्हें अनफेयर लग रहा है। क्या तुम जानती हो जब मैं 3 साल का था तो किसी ने मुझे किडनैप करके सेल कर दिया और फिर जिसने मुझे खरीदा उसने मुझे फूल बेचने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम यकीन करोगी कि एक 5 साल का बच्चा फूल बेच रहा था। जब मैं 7 साल का हुआ तो उन्होंने मुझे मैकेनिक की शॉप पर बिठा दिया। जब मैं 11 साल का था तो उन्होंने मुझे अखबार बेचने पर लगा दिया। वो तो शुक्र है कि मैं एक बहुत ही स्मार्ट लड़का था, तभी मैं 15 साल की उम्र में वहाँ से भागने पर कामयाब हो गया। जब मैं 17 ईयर्स का था तो मैंने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ लिया था, लेकिन मेरी किस्मत देखो कि 1 साल बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की डेथ हो गई। इनफैक्ट उनकी डेथ के बाद मेरे ऊपर मेरी स्टेप सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई थी और आज तक मैं कॉलेज में पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपनी बहन को पाल सकूँ। और तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारे साथ अनफेयर खेल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी लगती है। जियाओ अपनी लाइफ की गहराइयों के बारे में सोचने लगी और वो पूरी तरह से अपने सोचों में मगन हो चुकी थी। तभी जियान उसके गले में नेकलेस पहनाते हुए कहता है कि ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारा एंसेस्ट्रल नेकलेस है जो कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए छोड़ा और उनकी तरफ से छोड़ी जाने
आने वाली ये सिर्फ एक ही चीज थी। जियाओ पहले तो काफी कंफ्यूज हुई, लेकिन जल्द ही उसको एहसास हो चुका था कि शायद जियान उसके लिए कुछ फील करता है, तभी वो बहुत ज्यादा खुश होने लगी। नेकलेस को लेकर जियाओ अभी ठीक से खुश भी नहीं हुई थी कि जियान कहने लगा कि 850 युआन तुम्हें पहले भी मेरे देने हैं, 9250 युआन, इसके मिलाकर पूरे 10,000 युआन बने और तुम्हें ये सारे पैसे देने होंगे। वैसे तुम्हें बता दूं कि इस नेकलेस में मैंने तुम्हें 15% डिस्काउंट भी दिया है। ये सब सुनने के बाद जियाओ की तो जैसे सारी खुशी ही उड़न छू हो गई। सीन शिफ्ट होता है तो जियाओ लाइब्रेरी में मौजूद थी, जहाँ पर वो एक बुक उठाने लगी, लेकिन जल्द ही जियान उसके हाथ से वो बुक छीनने लगता है। वो दोनों अभी बुक पर लड़ ही रहे थे कि उनकी नजर वहाँ पर मौजूद यॉन और फैंग पर पड़ती है, जहाँ पर फैंग यॉन से खुद को छुड़ाने के लिए काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं था। अगले सीन में जियाओ और जियान साइकिल रेस लगा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत टफ टाइम दे रहे थे, कभी एक आगे बढ़ता तो कभी दूसरा, लेकिन जियाओ उससे आगे बढ़ गई। तभी उनकी नजर यॉन और फैंग पर पड़ती है, जहाँ पर यॉन फैंग को ब्रूटली डोमिनेट कर रही थी। और ये सब न सिर्फ जियाओ को बल्कि खुद जियान को भी काफी अजीब लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लू को देखते हैं, जो कि बिल आखिर अपनी बॉस के पास पहुंच ही गई थी और आते ही उससे कहने लगी कि जिस चीज का हम दोनों को बहुत शिद्दत से इंतजार था वो बिल आखिर मुझे मिल गई है। लेकिन जैसे ही वो ड्राइव प्ले की जाती है उसमें फैंग की वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं था। देखकर बॉस को काफी गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि मैंने एक दफा किसी को अपना हाथ दिखाया था जिसने मुझे कहा था कि मेरी पूरी जिंदगी खून से भरी हुई होगी, लेकिन मैंने उसकी किसी बात का भी यकीन नहीं किया। मुझे लगता है कि आप अपनी किस्मत खुद लिखते हो। इनफैक्ट अगर आप ना चाहो तो मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन लू, तुमने इस बार मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। तुम्हारी वजह से सारा का सारा प्लान चौपट हो चुका है। वो लू से अपने पाँव दबाने के लिए कहता है। इसके साथ ही वो अपने एक और वर्कर से कहने लगा कि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर हमें प्लान बी शुरू करना होगा। मूवी आगे बढ़ती है तो हम यॉन और फैंग को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। फैंग ब्लाइंड फोल्डेड था और वो यॉन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में उसकी टक्कर एक दफा फिर स्वीपर से हो गई, जिस पर स्वीपर उसको बुरी तरह से मारने लगी और उससे कहती है कि तुम्हें कभी भी शर्म नहीं आने वाली। जबकि फैंग को इस तरह से पिटता हुआ देखकर यान को काफी हंसी आ रही थी, लेकिन तभी उसको कोई किडनैप कर लेता है। मूवी आगे बढ़ती है तो जियाओ और जियान मूवी देखने के लिए थिएटर में मौजूद थे, जहाँ पर जियाओ अपने फेवरेट हीरो की मूवी से काफी इंस्पायर हो चुकी थी। थिएटर से निकलते ही वो जियान से कहने लगी कि देखो ये हीरो कितना हैंडसम था। उसके डायलॉग बोलने का अंदाज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उसके फाइटिंग स्किल्स का तो कोई जवाब ही नहीं। जिस पर जियान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो कोई भी कर लेता है, पता नहीं तुम क्यों हर एक से इतनी जल्दी इंस्पायर हो जाती हो। मुझे तो उस हीरो में कुछ भी इतना इंप्रेसिव नहीं लगा, उससे अच्छा तो मैं भी फाइट कर लेता हूँ। क्या तुम जानती हो कि मैं अकेले 10 लोगों के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। जिस पर जियाओ कहने लगी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे खुद लड़ना बहुत अच्छा लगता है। चलो ऐसा करते हैं कि हम फाइट कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि हम दोनों में से ज्यादा अच्छी फाइटिंग कौन कर सकता है। जियाओ की फाइटिंग वो पहले ही देख चुका था, इसलिए आराम से पीछे हटकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझे तुम्हारे साथ लड़कर अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी। जियान की इस बात ने जियाओ को काफी डिसअपॉइंट कर दिया था। तभी वो कहने लगी कि तुम बस सिर्फ मुंह से ही बातें कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं जा रही हूँ। जियाओ अपने घर जाने लगी, लेकिन जैसे ही जियान अपनी गली में एंटर हुआ उसका सामना उसके डैड से होता है। अपने डैड को देखते ही उसका पास्ट उसके सामने दोबारा से लहराने लगा और उसको तो यकीन ही नहीं आया कि उसके डैड अभी तक जिंदा थे। जियान अपने फादर से काफी नाराज था और उनसे कहने लगा कि देखें इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन आप जिंदा होने के बावजूद आज मेरे सामने आए हैं। की वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई, लेकिन आपने छुप जाना ज्यादा बेहतर समझा। तभी उसका डैड रोने लगा और कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र थी, मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था, इसलिए मैंने तुमसे दूर रहना बेहतर समझा। इतने साल हो चुके हैं, आखिर तुम वो सब भूल क्यों नहीं जाते। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी सेफ्टी को लेकर मैं कितना परेशान रहा हूँ। जियान के डैड उसे बताते हैं कि जब मैं तुमसे मिलने के लिए आने ही वाला था तब मेरे कोलीग ने मुझे एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए। इसी सिचुएशन में मेरा निकलकर सामने आना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। सबसे ज्यादा मुझे ये डर था कि मेरी वजह से कोई तुम लोगों को टारगेट ना कर ले। अगर ऐसे हालात में मैं तुम दोनों से दूर ना रहता तो क्या करता, तुम ही बता दो मुझे। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ड्रग कार्टेल का हिस्सा हूँ और अब मेरा नाम भी खुलकर सामने आ चुका है। पुलिस तक मुझे ढूंढ रही है। मेरे जैसा बाप बस सिर्फ अपनी औलाद के लिए शर्मिंदगी का बाइस ही बन सकता है। मैं जा रहा हूँ पुलिस में अपने आप को सरेंडर करने के लिए। तुम्हारे सब गिले सब शिकायतें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर वो कहता है कि आप जहाँ भी चले जाएं मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर पुलिस आपको फांसी के फंदे पर भी लटका दे तो भी मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए आपका जो जी में आया आप कर सकते हैं। यान अभी अपने घर जा ही रहा था तभी कोई गोली चलाकर उसके फादर को शूट कर देता है। जबकि गोली की आवाज सुनते ही जियाओ भी जियान की तरफ भागने लगी। यान भागता हुआ अपने डैड के पास आता है, लेकिन उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। तभी वो उसे कहने लगा कि अपनी गर्दन की तरफ देखो। जियान उनकी बात समझ पाता इससे पहले ही कोई उसको पीछे से गन मार देता है। जियाओ पहले ही गोली की आवाज सुन चुकी थी
थी, इसलिए वो भागी भागी जियान के घर की तरफ जाने लगी। उसको रास्ते में जियान के डैड की लाश मिलती है। लाश के पास ही जियान की जैकेट पड़ी हुई थी, जिससे जियाओ को समझ आ चुकी थी कि जियान मिसिंग है। तभी उसके डैड के फोन पर कॉल आने लगी। जियाओ कॉल रिसीव करती है तो कॉल करने वाला कहने लगा कि वो डिस्क लेकर गायब हो जाओ। अगर वो डिस्क तुमने किसी को भी दे दी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अगर तुम अपने बच्चों से जरा भी प्यार करते हो तो वो डिस्क हमारे हवाले कर दो, वरना तो उनकी लाशें देखने के लिए खुद को तैयार कर लो। मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि जियान और यॉन की जान बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। तुम्हारे बच्चों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। सीन शिफ्ट होता है तो हम जियान और यॉन को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से बंधे जा चुके थे। जियान की पिटाई लगाई जा रही थी, जिसको देखकर यॉन को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि वो एक सैडिस्ट थी। लू का बंदा बेल्ट से जियान को मार रहा था और उसे बार बार कह रहा था कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मुझे बता दो वो डिस्क कहाँ पर है। अगर तो तुमने बता दिया तो हो सकता है कि मुझे तुम पर तरस आ जाए, वरना आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जबकि लू खुद भी वहाँ पर मौजूद थी। कुछ ही देर में वहाँ पर जियाओ आ जाती है, जिसको देखकर लू का बंदा चौंक उठा था, लेकिन लू पहले ही जानती थी कि वो कौन है, इसलिए वो उसको निपटने के लिए आगे बढ़ गई। लू और जियाओ की फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तभी लू जियाओ से कहने लगी कि तुम इस लड़के के लिए इतना परेशान क्यों होती हो, कहीं इसको अपना दिल तो नहीं दे बैठी। जबकि दूसरी तरफ उसका बंदा जियान से पूछ रहा था कि मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मुझे बता दो वो डिस्क कहाँ पर है, वरना तुम्हारी इस क्यूट सी गर्लफ्रेंड को आज मैं अपने हाथों से मारने वाला हूँ। लेकिन जियान कुछ कहने की बजाय उसके मुंह पर थूक देता है। जियान की इस हरकत पर उस लड़के का गुस्सा आसमान को छूने लगा, जिसके साथ वो जियान को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ लू और जियाओ भी अच्छी तरह से फाइटिंग कर रहे थे। इतने में स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में एक लड़का वहां पर आता है, जो कि आते ही जियान को छुड़वा लेता है। आने वाला अपनी शक्ल दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को ज्यादा देर सस्पेंस में नहीं रखना चाहता, और वो कोई और नहीं बल्कि फैंग था, जो कि यॉन के पास जाकर उसके खोलने लगा और यॉन से कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छुड़वाने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन यॉन तो शायद किसी और ही मूड में थी। तभी उससे कहने लगी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम एक धोखेबाज इंसान हो, अकेले मुंह उठाकर आ गए हो, क्या तुम 911 को कॉल नहीं कर सकते थे? जिसके जवाब में फैंग कहने लगा कि मैंने 911 को तो कॉल नहीं की, लेकिन हाँ मैं अपने साथ अपने भाइयों को जरूर लाया हूँ। इसके साथ ही कुछ फीमेल्स इंटर होते हैं, जो एंट्री देने के बाद कहने लगे कि इस दुनिया की पीस और लव को मेंटेन करने के लिए हमें जरूर अपना रोल प्ले करना होगा, वरना इस दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद ही वो लोग म्यूजिक ऑन करने के साथ डांस करने लगे, जो कि बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं था। यॉन और फैंग जबरदस्ती लू के बंदे को ये डांस देखने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि ये टॉर्चर तो अब उसको सहना ही था। जबकि दूसरी तरफ लू और जियाओ की लड़ाई एक दफा फिर स्टार्ट हो चुकी थी। लू प्रेसिडेंस लेते हुए उसको मारने ही लगी थी, लेकिन जियाओ उसका वार वापस उसी पर चला देती है। अपने हाथ में पहनी हुई जहरीली अंगूठी का वार लू खुद भी ना सह सकी और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। लू के बेहोश होने के बाद जियाओ जियान के पास चली जाती है और वो लोग अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने लगे। वो लोग अभी विक्टोरियस सेल्फी ले ही रहे थे कि वहाँ पर बॉस आ जाता है, जिसको देखते ही जियाओ और जियान के अलावा सभी लोग वहाँ से भाग गए। बॉस को देखते ही जियान फीमेल होने की एक्टिंग करने लगा। तभी बॉस पूछता है कि मेरा स्टाफ कहाँ पर है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि आपका स्टाफ हमारे पाँव में बैठा हुआ है। बॉस की नजर जियाओ के हाथों में मौजूद घड़ी पर पड़ चुकी थी। तभी वो कहने लगा कि मेरे पास आओ और ये घड़ी मुझे दे दो। जियाओ उसके पास जाते हुए घड़ी उसे दे देती है, लेकिन वो उसको हिट करने लगी। बॉस कहाँ इतनी आसानी से उसका वार सहने वाला था। तभी वो जल्दी से रिटेलिएट करता है। अब जियाओ बुरी तरह से बॉस के चुंगल में फंस चुकी थी। तभी जियान उसको बचाने के लिए आता है। बॉस जियाओ को उस नेकलेस से पकड़ चुका था जो उसके गले में मौजूद था। नेकलेस को देखते ही बॉस की तो जैसे आंखें ही निकल आई। दरअसल ये नेकलेस ही वो एविडेंस था जिसके पीछे सब लोग पागल हो रहे थे। इनफैक्ट बॉस पहली नजर में ही जियान को पहचान चुके थे कि ये वही लड़का है जिसको हमने फुटेज में देखा था। दरअसल जियान ने जियाओ से झूठ बोला था कि ये नेकलेस उनका इंसेस्ट्रल नेकलेस है। ये नेकलेस उसको अपने बैग में से मिला था और उसको पता भी नहीं था कि ये आया कहाँ से। बहुत अरसे तक ये जियान के पास रहा, लेकिन बिलाखिर ये उसने जियाओ को दे दिया। मरते समय जियान के डैड के आखिरी अल्फाज नेक नेक थे, लेकिन दरअसल वो उसको नेकलेस के बारे में कुछ बताना चाहते थे, लेकिन बताने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। एक दफा फिर जियान से वो नेकलेस उसके हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फ्रस्ट्रेशन में आकर बॉस जियाओ को उसके सर पर हिट कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गई। लेकिन इसी दौरान बाकी सब लोग होश में आ चुके थे और तभी यान और फैंग भी दोबारा जियान के पास आने लगे। शीमेल ने जैसे ही जियान को बॉस के आगे बेबस देखा, उन्होंने तो जैसे बॉस पर अटैक ही कर दिया और बॉस के लिए अब उसके जंगल से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। शीमेल की टॉर्चर से बेहोश लड़का भी दोबारा होश में आ चुका था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली पुलिस उसका स्वागत करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। बॉस अब शीमेल के टॉर्चर से बुरी तरह रो रहा था। अभी वो शीमेल के ट्रॉमा से निकला ही नहीं था कि पुलिस उसको अपने
अपने साथ लेकर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद उसके सभी लोगों को पुलिस अपने साथ ले गई। जबकि बॉस के वार से जियाओ अभी तक बेहोश थी और जियान उसके पास मौजूद था और इस सबसे यौन को बहुत खुशी हो रही थी और वो खुशी खुशी उनके गिर्द भागने लगी। मूवी अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ती है तो हम खोए खोए हुए जियान को 3 महीने बाद देखते हैं, जो कि अपनी क्लासरूम में मौजूद था। पीरियड ओवर होने के बाद बाकी सब स्टूडेंट्स की तरफ वो भी अपने क्लास से बाहर निकलने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था। तभी उसकी नजर डेस्क पर पड़े हुए कैक्टस पर पड़ती है, जिससे उसको बिला इरादा जियाओ याद आ गई, जिसने उसे कहा था कि कभी कभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि हम दूसरे इंसान को याद कर लें। जियान जियाओ की यादों में खोया हुआ क्लासरूम से बाहर आया तो यॉन उसका वेट कर रही थी, जो कि उसके लिए उसका लंच लाई थी। यॉन ने एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तभी जियान उसे कहने लगा कि तुमने आज तक जितने भी यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं उनमें ये सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। उसकी इस बात ने यॉन को अच्छा खासा हर्ट किया था। तभी वहाँ पर खड़ी जियाओ कहने लगी, इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म तुम्हें मुझ पर भी अच्छा नहीं लगने वाला। एक्चुअली जियाओ अपने डिपार्टमेंट से पास आउट हो चुकी थी और उसको देखते ही जियान की तो पहले हार्ट बीट मिस हुई, लेकिन जल्द ही खुद को संभालते हुए उससे कहने लगा, ऐसा लगता है कि शायद तुम भूल चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने मेरे 1000 युआन देने हैं। क्या तुम बताना पसंद करोगी कि वो पैसे तुम मुझे कब देने वाली हो? क्योंकि तुम तो जानती हो कि पैसों को लेकर मैं किसी पर एतबार नहीं करता, और अगर तुम्हें लगता है कि 10,000 युआन एक बहुत बड़ी रकम है और ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर इसके बदले तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तुम मेरी पत्नी बन जाओ तो शायद मुझे तुम्हारे हालात पर तरस आ जाए और मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूं। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तभी जिया उसके करीब आते हुए उसके कान में कहने लगी कि ठीक है, 10,000 युआन के बदले मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। बस कोशिश करना कि तुम मुझे खुश रख सको। खोए खोए जियान का मूड अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। भला इससे ज्यादा उसको क्या चाहिए था? और वो एक दफा फिर जिया के थंब इम्प्रेशन लेता है। इस बार उसने थंब इम्प्रेशन सिर्फ इस बात के लिए लिए कि 10,000 युआन के बदले शादी करने की बात से जियाओ मुकर ही ना जाए। मूवी के आखिर में हम वो लव लेटर देखते हैं जो कि जियान ने जियाओ के लिए लिखा था, जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था। इसके साथ ही हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त मूवीज के लिए स्टे ट्यून।